दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज कंसाइनमेंट अकाउंट्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट्स के काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके 4 पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है, लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर को पार्ट नंबर 1 से सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट्स का अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि कंसाइनमेंट के अंदर हमारे पास अगर कोई नॉर्मल लॉस हो जाता है या फिर कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है हमारे गुड्स का, तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से करते हैं। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा ये नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है, इनके क्या मीनिंग से क्या डिफरेंस है, हर एक चीज यहां पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लोगों को समझना है कि अगर कंसाइनमेंट के अंदर मेरे गुड्स का लॉस हो रहा है तो वो लॉस हमेशा 2 ही तरह का होगा। पहला लॉस है मेरा नॉर्मल लॉस एंड सेकंड लॉस है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो नॉर्मल लॉस वो होता है जिस लॉस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, जिस लॉस को मैं रोक ही नहीं सकती हूं उस लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। एंड जिस लॉस पर मेरा थोड़ा बहुत कंट्रोल है कि अगर मैं उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस ले लूंगी, उसकी कुछ केयर कर लूंगी तो वो लॉस होने से बच जाएगा, वो होता है मेरा एबनॉर्मल लॉस। डिटेल में दोनों ही लॉसेस की बात करने वाले हैं एंड इसकी अकाउंटिंग हमारी अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर किस तरीके से होती है उस चीज को हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस क्या होता है, ये एक ऐसा लॉस है जो नेचुरल है, अनअवॉइडेबल है एंड इनहेरेंट नेचर का होता है ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये ऐसा लॉस है हमारे गुड्स का, ऐसे गुड्स का जो कंसाइनमेंट पर जा रहा है, कंसाइनमेंट पर जाने वाले गुड्स का ऐसा लॉस जो नेचुरल है एंड अनअवॉइडेबल है, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, लॉस होना है मतलब होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। एंड उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो अनलोडिंग एंड लोडिंग के टाइम पे अगर कुछ गुड्स का लॉस हो रहा है वो हमारे हाथों में नहीं है। दूसरी चीज कुछ इवेपोरेट हो रहा है, ड्राई हो रहा है, लीक हो रहा है, ये सभी चीजें मेरे नॉर्मल लॉस के अंदर आती हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर बोला है नॉर्मल लॉस जो होता है वो हमारे कंसाइनमेंट का पार्ट होता है, तो नो सेपरेट एंट्री इज पास टू रिकॉर्ड दिस लॉस। इसके लिए हम लोग कोई भी सेपरेट जर्नल एंट्री को नहीं करते, इसकी कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं होती। एंड नॉर्मल लॉस की वजह से मेरे एक जो गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट है वो इन्फ्लेट हो जाती है, यानी कि वो महंगी हो जाती है। चीजें क्या है यहाँ पर अच्छे से समझ में आने वाली है, ध्यान से एक बात को मेरे साथ सुनना। नॉर्मल लॉस वो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, ये अनअवॉइडेबल लॉस है। अब ये जो मेरा नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को मैं अपने दिमाग पर नहीं लेती हूँ, अपने दिल पर नहीं लेती हूँ कि मेरा नुकसान हो गया। मेरा दिमाग कहाँ चलता है, इस नुकसान को मैं अपने दिल पे ना लगा करके इसकी भरपाई मैं कस्टमर से ही कर लेती हूँ, इसकी मैं कोई सेपरेट एंट्री नहीं करती। जैसे सपोज मेरे 1000 रुपए का नुकसान हो गया तो मैं कस्टमर को अगर 20-20 रुपए का गुड्स देती थी तो मैंने कस्टमर को 25-25 रुपए का गुड्स देके अपने नुकसान की भरपाई वहां पर कर ली, यानी कि इस लॉस की वजह से क्या हुआ, जो कस्टमर का प्राइस था वो इन्फ्लेट हो गया। पॉइंट क्लियर है। अब नॉर्मल लॉस के अंदर क्या चीजें आती है, लाइक आप लोग काम करते हैं, आप लोग ऑयल की कैंस देते हैं, तो जब आप ऑयल की कैंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाते हैं तो उसमें कुछ चांसेस ऐसे होते हैं, आपका माइंड पहले से ही प्रिपेयर होता है कि इसमें से ले जाते और लाते वक्त कुछ ऑयल का लीकेज हो जाता है। आप लोग पहले ही मेंटली प्रिपेयर हैं कि ये थोड़ी बहुत लीकेज तो होनी ही होनी है, जो नेचुरल है। अगर हम कोई लिक्विड ले जा रहे हैं इतने दूर प्लेस पर तो हो सकता है उसमें से लीकेज हो जाए, सो दिस इज योर नॉर्मल लॉस। पॉइंट क्लियर हो जाए, मीनिंग यहाँ पर क्लियर कर लिया। इसकी एडजस्टमेंट यानी कि इसका जो लॉस है उसकी रिकवरी कहां से कर रहे हैं ये भी समझ लिया। हम लोग हमारे कस्टमर से ही एक्स्ट्रा चार्ज करके अपने नुकसान की भरपाई कर लेंगे, इस नुकसान को तो मैं अपना नुकसान मानती ही नहीं हूं। अब द थिंग इज इसकी अकाउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं। मुझे अगर कस्टमर से इसकी भरपाई करनी है तो मैं कस्टमर से किस तरीके से भरपाई करती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से इसकी भरपाई को करती हूँ। ध्यान से समझना यहाँ पर, क्योंकि आगे हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का काम में आएगा। तो बेस्ट थिंग क्या रहने वाली है, आप इस कॉन्सेप्ट को यही समझ के चलो ताकि जब आगे हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों को अपना माइंड इतना यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग क्या करेंगे, स्पीड से अपना क्वेश्चन स्मूथली करते चलेंगे, वहां पर कहीं पर भी आप लोग नहीं अटकेंगे। क्या
कहते हैं ये एग्जाम्पल मेरा, डी ऑफ दिल्ली सेंड 1000 kgs ऑफ ऑयल एट 130 पर केजी। डी क्या कर रहा है, 1000 kgs ऑयल भेज रहा है 130 पर केजी के हिसाब से। एंड किसको भेज रहा है, एस को, एस ऑफ सहारनपुर। ये कहां है, सहारनपुर है। द कंसाइनर स्पेंड 7500 ऑन कार्टेज। कंसाइनर 7500 रुपए कार्टेज पर दे रहा है। इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इन सभी के नाम का वो 7500 रुपए खर्च कर रहा है। रास्ते में क्या होता है, लीकेज हो जाती है 50 kgs ऑफ ऑयल की, उसमें से 50 किलो ऑयल लीक हो जाता है, लीकेज हो जाती है। अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया ये जो लीकेज है ये मेरे नॉर्मल लॉस के अंदर है। अब ऑयल अगर जा ही रहा है, लिक्विड है, तो ये कॉमन सी चीज है, नॉर्मल सी बात है कि उसमें से कुछ ना कुछ लीकेज हो ही सकती है। एस टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट एंड स्पेंड 5000 ऑन ऑक्ट्रॉय। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एस जो है वो गुड्स की डिलीवरी ले रहा है एंड उस पर 5000 रुपीज स्पेंड कर रहा है। उसके सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं 4000 एंड किस पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो 800 किलो के जो ऑयल है वो सेल कर रहा है। यहां पर आप लोगों को करना है वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकालना है। क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन ने कहा कि 1000 किलो ऑयल आपने भेजा, लेकिन उसमें से क्या होता है, रास्ते में 50 kg ऑयल खराब हो गया, लीक हो गया। एंड उसके बाद क्या होता है, उसमें से 800 kg ऑयल बिक गया। तो आपको बताना है जितना ऑयल बचा है उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आप लोगों को करना है। अब आप लोगों को इस तरीके की चीजों के साथ किस तरीके से अकाउंटिंग करनी होती है, क्या यहां पर काम करने होते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहला काम होगा कि जो कंसाइनमेंट भेजा है उसकी कॉस्ट क्या है, जो कंसाइनमेंट भेजा है उसकी कॉस्ट क्या है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1000 kgs, कॉस्ट ऑफ 1000 kgs ऑफ ऑयल। सबसे पहले मैं यहां पर ऑयल की कॉस्ट को निकालने वाली हूं। ऑयल कितना है, यहां पर 1000 kgs है। कितना है ऑयल, 1000 kgs है। एंड पर केजी की वैल्यू इन्होंने बोली है 130 रुपीज। क्या बोली है, 130 रुपीज। तो अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं कि कॉस्ट कितनी है आपके ऑयल की, सो इट विल बिकम 1,30,000 रुपीज। क्या है कॉस्ट, 1,30,000 रुपीज। क्या इतनी कॉस्ट से काम चल जाएगा, नहीं, मुझे यहां पर कौन सी कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, जो कंसाइनर ने पे की है। कंसाइनर ने कितने खर्चे पे किए, यहां पर हम लोग ऐड करेंगे कंसाइनर्स एक्सपेंस। क्या ऐड करेंगे, कंसाइनर्स एक्सपेंस। मैंने यहां पर कंसाइनर के एक्सपेंस को ऐड कर लिया विच इज 7500 रुपीज, कि मेरी कॉस्ट सिर्फ 1,30,000 नहीं है, कंसाइनी के पास पहुंचने तक कंसाइनर ने 7500 रुपए भी चार्ज किए, फ्रेट, कार्टेज, इंश्योरेंस, इन सभी चीजों के। अब क्या इसमें आपके जो कंसाइनी है उसने कोई खर्चा पे नहीं किया है, मैंने आप लोगों को बताया था कंसाइनी के वो खर्चे ऐड होंगे जो गोडाउन तक पहुंचने से पहले पहले कंसाइनी पे कर चुका है। यहां पर क्वेश्चन में देख करके बताएंगे कि कंसाइनी ने कितने रुपीस, कितने अमाउंट के खर्चे गोडाउन तक पहुंचने से पहले ही पे कर दिए। तो कंसाइनी ने 5000 रुपए गोडाउन पहुंचने से पहले पे कर दिए, इसीलिए मैं 5000 को भी ऐड कर दूंगी। मैं यहां पर क्या कर रही हूं, ऐड कंसाइनीज एक्सपेंस, ऐड कंसाइनीज एक्सपेंस। आई डोंट थिंक यहां पर आप लोगों को डाउट होना चाहिए कि मैं खाली 5000 ही क्यों ले रही हूं, उसके बाद के उसके खर्चे मैंने पे क्यों नहीं किए विच इज 4000। आप लोगों को प्रीवियस पार्ट्स के अंदर पार्ट नंबर 1 से ही मैं ये चीज सिखा करके ला रही हूं कि जब भी आप लोग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, वहां पर आप लोगों को कौन कौन से खर्चे पिक करने होते हैं, एक आपके कंसाइनमेंट की कॉस्ट प्लस कंसाइनर ने क्या खर्चा किया है प्लस कंसाइनी ने क्या खर्चा किया है, कब तक, जब तक वो गुड्स गोडाउन नहीं पहुंचा। गोडाउन नहीं पहुंचा तो वो कौन से खर्चे में आता है, मेरे ऑक्ट्रॉय तक के खर्चे में आता है। उसके बाद ये जो आपके 4000 है ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये गोडाउन पहुंचने के बाद का खर्चा, इसीलिए उसको मैंने यहाँ पर एड ऑन नहीं किया। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर आप लोगों की टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, जस्ट एड ऑन करना है आप लोगों को यहाँ पर एंड आपकी अमाउंट को बताना। यहाँ पर आप लोगों की टोटल कॉस्ट बैठेगी 142,500। टोटल कॉस्ट क्या बैठेगी, 142,500। अब मेरी बात को यहां पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको कहा ये जो 142,500 आपकी कॉस्ट आ रही है, अब अगर मैं पूछूं आपको 1 kg की कॉस्ट बतानी है, क्या करना है, 1 kg की कॉस्ट बतानी, तो मैं क्या करूंगी, अपने कॉस्ट पर केजी अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट पर केजी निकालना है, तो मैं क्या करूंगी,
टोटल कॉस्ट को उठा लूंगी। टोटल कॉस्ट क्या है 142,500, 142,500। अब मैं आपसे पूछूं 1 kg की कॉस्ट निकालनी है तो मैं डिवाइड किससे करूंगी? टोटल क्वांटिटी से। टोटल क्वांटिटी मुझे बताएंगी, टोटल क्वांटिटी यहां पर आप लोगों की क्या है? टोटल क्वांटिटी वैसे तो यहां पर गिवन है आप लोगों की 1000 kgs। क्या गिवन है? 1000 kgs। लेकिन क्या बोला गया है यहां पर आप लोगों ने रास्ते में 50 kgs लीकेज कर दिया, 50 kg का आपका लॉस भी हो चुका। तो ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा था ये जो लीकेज है ये आप लोगों का नॉर्मल लॉस है, एंड ये जो नॉर्मल लॉस होता है इसकी भरपाई आप लोग कस्टमर से ही करते हैं। तो मैं यहां पर टोटल क्वांटिटी 1000 नहीं 950 मानूंगी, 1000 नहीं 950 मानूंगी। 950 कैसे? 1000 में से 50 को माइनस कर दूंगी जो मेरा नॉर्मल लॉस था। तो अब मैं डिवाइड 1000 से ना करके 950 से करूंगी। पॉइंट क्लियर है? किससे करूंगी? 950 से करूंगी। मैं आपको दोनों केस करके बता रही हूं कि क्यों मैंने कहा था नॉर्मल लॉस की वजह से आपका जो कॉस्ट है वो इन्फ्लेट हो जाती है, आपकी जो कॉस्ट है वो महंगी हो जाती है। अब अगर ये आपके 1000 से मैं डिवाइड करती तो आपका 1 kg का रेट रहता 142.5। 1 kg का रेट क्या रहता? 142.5। लेकिन वहीं अगर मैं 950 से डिवाइड करूंगी तो आप लोगों की कॉस्ट क्या रहेगी? इट विल बी 150 रुपीज। क्या रहेगी? इट विल बी 150 रुपीज। तो यानी कि नॉर्मल लॉस की वजह से जो आपकी कॉस्ट 142 रुपए थी वो बढ़ करके 150 रुपए हो चुकी है। नॉर्मल लॉस है, इसकी भरपाई कस्टमर से करूंगी, इसीलिए मैं अपनी डिडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी आ रही है नॉर्मल लॉस के बाद जो क्वांटिटी बची है उससे डिवाइड करूंगी, विच इज 950 रुपीज। अब क्वेश्चन के अंदर मेन पार्ट क्या था? यहां पर आप लोगों को करना था वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या करना था? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब किस तरीके से वैल्यूएशन करना है ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज तो मुझे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना है। मेरे पास टोटल स्टॉक कितना था? 1000 क्वांटिटी का, 1000 kgs का मेरे पास नॉर्मल स्टॉक था। इसमें से क्या हुआ? 50 kgs का तो लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस कितने kgs का हुआ है? 50 kgs का। एंड उसके बाद 800 kgs को मैंने बेच दिया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? सो इट विल बी 150 kgs। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 150 kgs। अब मुझे बताएंगे अगर मुझे इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकालना है तो मैं कैसे करूंगी? ये जो टोटल कॉस्ट है, कहां है मेरी टोटल कॉस्ट? ये यहां पर जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है, क्या बोल रही हूं मैं? ये जो यहां पर मेरी टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी क्वांटिटी की है? अगेन आप लोग मिस्टेक कर रहे होंगे, आप लोग बोलेंगे ये 1000 क्वांटिटी की है। योर आंसर इज रॉन्ग। आपकी ये 1000 क्वांटिटी की नहीं बल्कि 950 क्वांटिटी की है। अभी बताया नॉर्मल लॉस है तो आपको इस लॉस को यहां से डिडक्ट करके जो क्वांटिटी बची है उससे डिवाइड करेंगे। तो वापस चलते हैं। अब ये जो आपकी कॉस्ट है 142,500 ये 950 kgs की है। इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक की निकालनी है, इसीलिए 150 से कर देंगे मल्टीप्लाई। सो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 22500। वैल्यू क्या आ जाएगी? 22500। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की ही वैल्यू निकालनी थी। जब भी मेरे क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस गिवन होता है तो उसकी वैल्यू आ रही है 22,500 रुपीज। आई होप यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल लॉस के साथ किस तरीके से डील करना है हर एक चीज यहाँ पर क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी सेम है, हर एक चीज सेम है। बस यहाँ पर डिवाइड में मैं जहां पर अपनी टोटल क्वांटिटी लिखती थी वहां पर मुझे नॉर्मल लॉस वाली क्वांटिटी को माइनस करके लिखना है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। आई होप चीजें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर है, हर एक चीज अच्छे से समझ आई है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों को समझना है एबनॉर्मल लॉस के बारे में कि एबनॉर्मल लॉस का क्या मीनिंग है एंड इसकी किस तरीके से अकाउंटिंग हम लोगों को करनी होती है। मीनिंग की बात करें तो ये एबनॉर्मल लॉस जो है ये मेरी एबनॉर्मल नेचर का है एंड इसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस लेने के बाद। अब ये इन लॉसेस के अंदर मेरे कौन कौन से लॉसेस आते हैं? लाइक आप लोगों के कुछ चोरी से, कुछ आग से, कुछ एक्सीडेंट से, इन चीजों से आपके गुड्स का अगर लॉस हो गया तो वो आता है आपके एबनॉर्मल लॉसेस के अंदर। जो आप लोगों की वैल्यू निकाली जाती है एबनॉर्मल लॉस की वो सेम उसी तरीके से निकाली जाती है जिस तरीके से आप लोग
लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकालते हैं। क्या बोला मैंने? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है तो सेम वही मेथड यूज करो जो मेथड आप लोग किसके लिए यूज करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकालने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जो एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज हैं वो हम लोग कंसाइनर की ही बुक के अंदर करते हैं। कंसाइनी की बुक के अंदर एबनॉर्मल लॉस की कोई भी एंट्री नहीं होती है। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद क्या है यहाँ पर, इनकेस जो एबनॉर्मल लॉस है वो रास्ते में ही हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस अगर रास्ते में ही हो रहा है तो वहां पर मैं सिर्फ कंसाइनर के खर्चे ऐड करूंगी, कंसाइनी के नहीं करूंगी, क्योंकि गुड्स अभी तक कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चीजें समझिए। एबनॉर्मल लॉस वो जिसको मैं अवॉइड कर सकती हूँ, चोरी के, एक्सीडेंट के या फिर फायर के, इन रीजन से अगर मेरे गुड्स का लॉस हो रहा है वो आता है मेरे एबनॉर्मल लॉसेस के अंदर। एंड उसके बाद जो मेरी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है वो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की तरह ही कैलकुलेट करते हैं। एंड इसकी जो एंट्रीज होती है वो सिर्फ कंसाइनर की बुक के अंदर ही की जाती है। एंड अगर आपका एबनॉर्मल लॉस रास्ते में ही हो रहा है तो वहां पर मैं बस कंसाइनर के खर्चों को लिखूंगी, कंसाइनी के खर्चों को वहां पर नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज कंसाइनर की बुक के अंदर होती है, तो एंट्रीज कौन कौन सी होती है ये भी सीखनी जरूरी है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, अगर आपका एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो वहां पर मुझे क्या क्या जर्नल एंट्री करनी होगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री आप लोगों की क्या होगी, यहां पर आप लोगों का एबनॉर्मल लॉस इनकर हो रहा है। आप लोगों को एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट, इसीलिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया। एंड लॉस अकाउंट यानी कि लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है तो उससे आपका कंसाइनमेंट कम हो रहा है, आपके गुड्स कम हो रहे हैं, इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को किया है यहां पर क्रेडिट। अब क्या होता है, कुछ फर्म्स अपने गुड्स का क्या करवा कर रखते हैं, इंश्योरेंस करवा कर रखते हैं। तो जैसे ही लॉस होता है आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं कि हम लोगों ने आपसे इंश्योरेंस करवा रखा है, हम लोगों को क्लेम चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके, सारी इंस्पेक्शन करके वो आपको बताती है कि ठीक है हम लोग इतने क्लेम को एडमिट कर रहे हैं। अभी उन्होंने सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम को एडमिट किया है, पेमेंट नहीं की है, तो ये क्या है, मेरे रिसीवेबल्स है, इन फ्यूचर रिसीव होंगे, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी को किया है यहाँ पर डेबिट। एंड क्रेडिट किसको करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे लॉस को कम कर दिया, इसीलिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एंड उसके बाद लास्ट एंट्री क्या रहने वाली है, साल के आखिर में मेरे जितने भी लॉसेस होते हैं उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड ट्रांसफर करती हूँ। इसीलिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। आप लोग लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज हम लोग वहां पर लिखेंगे। एंड एक एंट्री जो मैंने अभी बोली है वो यहां पर नहीं है, बट ये एंट्री की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जैसे ही कंसाइनी को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है वो क्या एंट्री करता है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। आई होप ये सभी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को क्लियर है। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से वहां पर समझ में आने वाली है। अब द थिंग इज, जिस तरीके से हम लोगों ने नॉर्मल लॉस के कॉन्सेप्ट को अलग से समझ लिया, अब मैं यहां पर एबनॉर्मल लॉस के कॉन्सेप्ट को अलग से समझाने वाली हूं ताकि मैं मेरा फुल फ्लेज क्वेश्चन कर सकूं, जिस क्वेश्चन में मुझे नॉर्मल लॉस भी गिवन है एंड एबनॉर्मल लॉस भी गिवन है। स्टार्ट करते हैं यहां पर एबनॉर्मल लॉस को समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, डी ऑफ दिल्ली सेंड 100 पैकेट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स ईच कॉस्टिंग ₹300 टू हिज एजेंट एम ऑफ मुंबई। क्या बोला है, डी क्या करता है, 100 पैकेट्स भेजता है, 300 रुपए का एक पैकेट है, अपने एजेंट को भेज रहा है एंड उसके ऊपर वो 500 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है फ्रेट एंड इंश्योरेंस के, जिसमें से 15 पैकेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रास्ते में। कंसाइनी डिलीवरी ले रहा है रिमेनिंग पैकेट्स की एंड उस पे 700 चार्ज कर रहा है, यानी कि 700 एक्स्ट्रा पे कर रहा है गोडाउन रेंट के एंड 1700 क्लियरिंग चार्जेस के पे कर रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डैमेज, यानी कि एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालनी है एंड साथ ही आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट को निकालनी है अगर आपने उसमें से 70 पैकेट्स को सेल कर दिया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में बोला 100 पैकेट्स भेजे कॉस्मेटिक के, उसमें से एंड वो 100 पैकेट्स की कॉस्टिंग क्या रहने वाली है, एक पैकेट आपको 300 का पड़ने वाला है, 500 रुपए फ्रेट के दिए गए हैं, 15 पैकेट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं रास्ते में, यानी कि ये है मेरा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर समझ आ गया। क्वेश्चन ने मुझे साफ साफ कहा यहाँ पर मुझे कौन सा काम करना है, एक मुझे एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है, एक क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन को करना है। तो मैं दोनों ही चीजें कर लेती हूँ। सबसे पहले क्या मुझे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी पता है? यस, मुझे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी पता है, तो मैं अपने सॉल्यूशन को करना शुरू करूंगी। यहाँ पर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्या कर रही हूं मैं यहाँ पर, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस।
लोगों का एबनॉर्मल लॉस क्या है? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो आप लोगों को क्या कॉस्ट पता है? यस, मेरा लॉस कितनी क्वांटिटी का हुआ है? लॉस हुआ है 15 पैकेट्स का। कितने पैकेट्स का हुआ है? 15 पैकेट्स का। तो मैं यहां पर कैसे लिखने वाली हूं? 15 पैकेट्स की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। किससे मल्टीप्लाई करूंगी 15 पैकेट्स की? एक पैकेट है मेरा 300 रुपीज का, तो मैं यहां पर 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब अगर मैं आप लोगों से कॉस्ट पूछूं तो आप लोगों की कॉस्ट क्या रहने वाली है? इट विल बी 4500 रुपीज। क्या रहने वाली है? 4500 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? अब इसके अंदर मुझे और चीजें ऐड ऑन करनी है। क्या चीजें ऐड ऑन करनी है? मुझे ऐड ऑन करना है, कंसाइनर ने कुछ खर्चा किया था, यहां पर मैं ऐड करूंगी कंसाइनर्स एक्सपेंस। ऐड क्या करना है? कंसाइनर का एक्सपेंस मैं इसमें ऐड कर रही हूं, कंसाइनर्स एक्सपेंस। कंसाइनर ने कितना पे किया है? 500 का पे किया है। कितना पे किया है? 500 रुपीज उसने पे किए। बट मेरे माइंड में आता है कि 500 तो उसने पूरे कंसाइनमेंट के किए हैं, एंड पूरा कंसाइनमेंट था मेरी 100 क्वांटिटी का। पूरे कंसाइनमेंट की यानी कि 100 क्वांटिटी के पे किए। मुझे 100 क्वांटिटी की वैल्यूएशन चाहिए ही नहीं, मुझे कितनी क्वांटिटी की चाहिए? जितना मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एंड एबनॉर्मल लॉस हुआ है मुझे 15 पैकेट्स का, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का। सो कैलकुलेशन के बाद आप लोगों का क्या आंसर आएगा? 75। क्या आंसर आएगा? 75। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या आप यहाँ पर कंसाइनी ने जो खर्चे किए हैं उसको आप लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं? योर आंसर शुड बी नो, क्योंकि अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़वाते टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर एबनॉर्मल लॉस आपका रास्ते में हो रहा है तो आप कंसाइनी के खर्चे ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ कंसाइनर के खर्चे ऐड करेंगे। यहां पर क्या बोला गया? 15 पैकेट्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन द वे। रास्ते में ही आपके गुड्स 15 पैकेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, इसीलिए मैं यहां पर कंसाइनी का कोई भी खर्चा ऐड ऑन नहीं करूंगी। तो यानी कि यहां पर क्या होता है, मैं टोटल कॉस्ट निकाल चुकी हूं 4575। किसकी टोटल कॉस्ट निकाल चुकी हूं? मेरे एबनॉर्मल लॉस की। दिस वाज द कॉन्सेप्ट जहां पर आप लोगों को कैसे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करनी है ये चीजें करनी आ चुकी है। बट क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा? एबनॉर्मल लॉस के साथ साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर मेरे साथ साथ सीख लो आप लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हेडिंग लिख रही हूं मैं यहां पर, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या कर रहे हैं हम लोग? यहां पर वैल्यूएशन कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की। अब सबसे पहला काम यहां पर तो मेरा है कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए। टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 100। टोटल क्वांटिटी थी मेरी 100 में से आपके 15 पैकेट्स एबनॉर्मल लॉस हो चुके। क्या हुआ यहाँ पर? 100 में से 15 पैकेट्स का आपने लॉस कर दिया। क्वेश्चन ने बोला था ये रहा 15 पैकेट्स का आपने लॉस कर दिया, एंड 70 पैकेट्स आप लोगों ने सेल कर दिए। 70 पैकेट्स क्या किए? आप लोगों ने सेल किए हैं, तो मैं यहां से 70 को भी डिडक्ट कर दूंगी। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचता है आप लोगों के पास, सो योर आंसर शुड बी 15 पैकेट्स इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अब बस मुझे क्या करना है? इस 15 पैकेट्स की वैल्यूएशन करनी है, 15 पैकेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? ध्यान से मेरे साथ साथ करेंगे। 15 पैकेट्स की मैं कॉस्ट निकालूंगी। सबसे पहले क्या करूंगी? 15 पैकेट्स की कॉस्ट निकालूंगी। एक पैकेट है मेरा 300 का, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 15 विल बी 4500 रुपीज। क्या आने वाला है? 4500 रुपीज। अब मुझे यहां पर क्या ऐड करना है? ऐड करने हैं कंसाइनर के खर्चे। क्या ऐड करेंगे? कंसाइनर के खर्चे। कंसाइनर ने 500 का खर्चा किया है, बट वो खर्चा 100 क्वांटिटी का है, मुझे 15 क्वांटिटी का चाहिए, सो इट विल बी 75 रुपीज। कितने रुपीज? 75 रुपीज। अब मुझे यहां पर कंसाइनी के खर्चे ऐड करने हैं। किसके खर्चे ऐड करने हैं? कंसाइनी के खर्चे ऐड करने हैं। माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी तो मैंने कंसाइनी के खर्चे ऐड नहीं किए थे एबनॉर्मल लॉस के टाइम पे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, लॉस आपका रास्ते में हुआ है, इसीलिए लॉस के अंदर मैंने नहीं की कैलकुलेट। लॉस के अंदर इसीलिए मैंने कंसाइनी के खर्चों को ऐड नहीं किया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में पड़ा किसके पास है? कंसाइनी के पास। तो क्या उसके खर्चे ऐड नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर कंसाइनी के खर्चों को भी ऐड किया जा रहा है। एंड कंसाइनी के भी सिर्फ वही खर्चे ऐड होंगे जो खर्चे गोडाउन तक पहुंचने से पहले हुए हैं, यानी कि कंसाइनी ने गोडाउन तक पहुंचने से पहले कौन से खर्चों को किया है। यहां पर क्वेश्चन में मेरे साथ समझना, कंसाइनी ने क्लियरिंग सबसे पहले गोडाउन रेंट दिया, यानी कि गोडाउन रेंट तो नहीं आएगा क्योंकि ये गोडाउन के बाद का खर्चा है। उसके बाद 1700 क्लियरिंग चार्जेस हैं, ये गोडाउन पहुंचने से पहले का खर्चा है, इसीलिए 1700 को मैं कर रही हूं पिक। क्या कर रहे हैं? 1700 को पिक कर रहे हैं।
बट ये 1700 भी 100 क्वांटिटी का था, मुझे 100 का नहीं 15 क्वांटिटी का चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग एक बात नोटिस करके मुझे बताएंगे, मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी लिखा है, क्या यहाँ पर 100 लिखना इज राइट? क्या कंसाइनर ने, क्या कंसाइनी ने यहाँ पर 100 क्वांटिटी की पेमेंट की है? कंसाइनी को तो 100 पीसेस मिले ही नहीं थे, क्योंकि 15 पीसेस तो रास्ते से ही उड़ गए थे। तो यहाँ पर जो कंसाइनी ने पे किए वो 100 क्वांटिटी के नहीं बल्कि 85 क्वांटिटी के किए, इसीलिए डिवाइड में लिखा जाएगा 85। यहाँ पर आप लोग एग्जाम में मिस्टेक जरूर करके आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको अलग से बताया 1700 रुपीज कंसाइनी पे कर रहा है, लेकिन 1700 कितनी क्वांटिटी के पे कर रहा है? आप लोग एग्जाम में लिख कर आते 100, बट यहाँ पर 100 नहीं, आपको रियल लाइफ के साथ चीजें रिलेट करनी है। 100 मैं कंसाइनी हूँ, क्या मुझे 100 क्वांटिटी मिली है? नहीं, 15 क्वांटिटी तो उन्होंने रास्ते में उड़ा दी। कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई थी? 85, तो मैं 85 से डिवाइड करूंगी, ना कि 100 से। अब बस मुझे 85 डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है 15 से एंड अपनी अमाउंट को कैलकुलेट करना है। इट विल बी 300 रुपीज। अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर? 300 रुपीज। इसी के साथ यहाँ पर वैल्यूएशन कर लेंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक की एंड द वैल्यू इज 4875। वैल्यू इज 4875। यहाँ पर आप लोगों को एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस दोनों को ही वैल्यूएशन करनी अच्छे से आ गई है। आई होप चीजें क्लियर है, माइंड के अंदर कोई भी डाउट नहीं। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रह जाता है, सो डोंट वरी। अब यहाँ पर हम लोग चीजें सीखने वाले हैं। क्या चीजें सीखने वाले हैं कि अब यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसके दो केसेस बन सकते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है पहले नॉर्मल लॉस की बात करी हो, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस की बात करी हो, या फिर क्वेश्चन में क्या हो सकता है क्वेश्चन ने पहले एबनॉर्मल लॉस की बात करी है फिर नॉर्मल लॉस की बात करी है। तो क्या किस तरीके से ट्रीटमेंट करने वाले हैं, कौन से लॉस को आप पहले उठाएंगे, कौन से लॉस को बाद में उठाना है, इन चीजों की आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो केस नंबर 1 है, हो सकता है नॉर्मल लॉस की बात पहले की है, एबनॉर्मल लॉस की बात बाद में की है। तो मैं क्या करूंगी, जैसे उसने बात की है वैसे उसको काम करके दे दो। पहले मैं नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करूंगी, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करूंगी। लेकिन हो सकता है कि केस नंबर 1 ऐसा बन जाए कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों की ही बात एक साथ कर ली है, तब भी आप लोग क्या करेंगे, नॉर्मल को ही पहले ट्रीट करेंगे, एबनॉर्मल को बाद में ट्रीट करेंगे। लेकिन केस नंबर 2 क्या कहते हैं, केस नंबर 2 कह रहा है हो सकता है एबनॉर्मल लॉस की बात पहले कर ली है एंड नॉर्मल लॉस की बात बाद में की है, तो जैसी उसने बात की उसको काम वैसा ही करके दे दो। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट पहले कर दो एंड नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बाद में कर देंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब मैं हर एक केस का आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना है एंड मेरे साथ साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ध्यान रखेंगे नोटबुक पेन आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। एंड माइंड के अंदर कोई भी डाउट आए तुरंत अपने डाउट को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना एंड कोई भी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है स्टार मार्क करके अपने पास लिख लेना ताकि एग्जाम टाइम में आपको काम में आ सके। क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान आपका पूरा स्क्रीन पर होना चाहिए। वेजिटेबल्स ऑयल लिमिटेड पुणे कंसाइन 10,000 kg ऑफ घी टू देयर एजेंट रमेश एंड कंपनी ऑफ मद्रास एट द रेट ₹15 पर kg। वेजिटेबल ऑयल्स लिमिटेड एक कंपनी है, ये कंसाइनर है, ये 10,000 kg भेजते हैं घी को अपने कंसाइनी के पास। रेट क्या रख रहे हैं उसका, 15 पर kg। 1 जनवरी को क्या होता है, 1 जनवरी को वो लोग भेज रहे हैं, 10,000 पे कर रहे हैं। फ्रेट एंड इंश्योरेंस के कौन पे कर रहा है, कंसाइनर। 250 kg जो घी था वो डिस्ट्रॉय हो गया रास्ते में, 250 kg घी रास्ते में डिस्ट्रॉय हुआ है, ये बन गया मेरा एबनॉर्मल लॉस। क्या बना ये मेरा एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद क्या बोला है, किस वजह से डिस्ट्रॉय हुआ, एक्सीडेंट की वजह से। एंड एज कंपनसेशन ₹2500 वर पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। 2500 रुपए इसके नाम की इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर रही है। रमेश एंड कंपनी टुक डिलीवरी, यानी कि कंसाइनी को गुड्स की डिलीवरी मिल रही है 25 जनवरी को एंड नेक्स्ट डे डिस्पैच किया जाता है एक एक्सेप्टेड बिल विच इज ऑफ ₹1 लाख फॉर 3 months टू द वेजिटेबल ऑयल कंपनी। 31 मार्च को कंसाइनी अपना सेल्स अकाउंट यानी कि सेल्स स्टेटमेंट भेजता है कि उसका सेल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज रही। वो कहते हैं 7500 kg ऑफ घी सोल्ड एट द रेट ₹20 पर kg। वो कह रहे हैं 7500 किलो घी तो मैंने बेच दिया
एंड रेंट दिया मैंने 500, वेजेस दिए 1000 एंड एडवर्टीजमेंट के दिए 500। रमेश एंड कंपनी 4.5% की कमीशन मांग रही है, यानी कि कंसाइनी ने कमीशन क्या चार्ज किया, 4.5%। जो टोटल कंसाइनमेंट रिसीव होता है वो कह रहा है आपने जितनी भी क्वांटिटी भेजी, आपने जैसे 10,000 क्वांटिटी भेजी है, मेरे पास 250 किलो उसमें से कम आया है। क्या बोला है, 250 केजीज उसको कम रिसीव हुआ है। क्यों? क्योंकि रास्ते में कुछ लीकेज हो गई होगी। उसके बाद रमेश एंड कंपनी मेड फुल पेमेंट ऑन 5th of April। 5th अप्रैल को वो अपनी फुल पेमेंट कर रहा है। यहां पर आपको बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि कुछ नेसेसरी अकाउंट्स को आप लोगों को यहां पर प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन का सिनेरियो समझ आया? किस तरीके से यहां पर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस की बात हुई है। एबनॉर्मल लॉस उन्होंने खुद 250 केजीज का वहां बता दिया, एंड कुछ लॉस यहां पर इन्होंने यहां पर किस तरीके से बोला, लीकेज के उससे बोला। द थिंग इज मेरा क्वेश्चन इतना लेंथी है, मैं किस तरीके से चीजों को करूं, तो चीजें अगर इतनी लेंथी पूरी हर एक चीज माइंड में बिठा कर चलोगे तो ये चीजें डिफिकल्ट लगेंगी एंड लगेगा ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। द बेस्ट थिंग इज आपको लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, तो जितनी पजल मैं ऐसे धीरे धीरे सॉल्व कर पा रही हूं, मैं उतनी सॉल्व करती जाऊंगी। अब मुझे क्या करना है, लेजर अकाउंट्स अगर बनाने हैं तो सबसे पहला काम मैं करूंगी, लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट बना लूंगी। किसकी बुक में बना रही हूं, वेजिटेबल ऑयल्स लिमिटेड की बुक के अंदर। किसकी बुक में बना रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल्स लिमिटेड की बुक के अंदर हम अपने अकाउंट को बनाएंगे। मेरे साथ साथ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स लिमिटेड। क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल लिमिटेड। यहां पर मैं पहला अकाउंट कौन सा बनाऊंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। पॉइंट क्लियर है? अब उसके बाद जब मैं पहले से ही अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाती थी तो मेरा अकाउंट स्टार्ट होता था टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जितनी पजल आप लोग सॉल्व कर पाओ साथ साथ करते जाओ ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाए। मैंने यहां पर लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट। अब द थिंग इज अमाउंट यहां पर मुझे क्या लिखनी चाहिए, तो क्वेश्चन में मुझे क्वांटिटी भी पता है एंड अमाउंट भी पता है। क्वांटिटी क्या है, 10,000 का कंसाइनमेंट चला था कंसाइनर के पास से एंड उसने रेट क्या लगाया, 15 का। तो मैं जाकर यही चीज लिख दूंगी। क्या करना है, 10,000 क्वांटिटी थी एंड एक क्वांटिटी का प्राइस था 15, तो यानी कि मेरा क्या प्राइस रहने वाला है, 1,50,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? क्या इतना काम आप लोगों को करना आता था? योर आंसर शुड बी यस। उसके बाद क्या होता है, कुछ खर्चे कंसाइनर पे कर रहा है एंड जो भी खर्चे कंसाइनर पे करता है उसको मैं बैंक अकाउंट के नाम से लिखती हूँ। अब मुझे क्वेश्चन में जाके कुछ नहीं करना, बस वो खर्चा ढूंढना है जो कंसाइनर ने पे किया है। कंसाइनर ने कितना पे किया है, 10,000 रुपीज। कितना पे किया है, 10,000 रुपीज। मैं जाकर के यहां पर 10,000 को नोट डाउन कर दूंगी। अब क्या यहां पर कुछ खर्चे कंसाइनी ने भी पे किए हैं, योर आंसर शुड बी यस। तो मैं यहां पर कंसाइनी का नाम लिख दूंगी। कंसाइनी का नाम क्या है, रमेश एंड कंपनी, इसीलिए मैं क्या लिखूंगी, टू रमेश एंड कंपनी। कौन कौन से खर्चे पे किए हैं ये मुझे क्वेश्चन खुद ही बताएगा। कंसाइनी ने पे किए हैं रेंट ऑफ गोडाउन, वेजेस एंड एडवर्टीजमेंट। क्या क्या पे किया है, रेंट, वेजेस एंड एडवर्टीजमेंट। तीनों ही खर्चों को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। रेंट, वेजेस एंड एडवर्टीजमेंट, इनकी अमाउंट्स पिक करके आते हैं, यहां पर अमाउंट्स को फिल करते हैं। माय अमाउंट्स आर 500, 1000 एंड 500। मैंने लिखा 500, 1000 एंड 500, इट विल बिकम 2000 रुपीज। कितना बैठ रहा है, 2000 रुपीज। अब उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं तो मुझे बस ये चीज देखनी है मैं इसमें से क्या और काम कर पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर इतना समझ आ रहा है कि कुछ सेल्स हुई है। क्या हुई है, सेल्स हुई है। 7500 kgs ऑफ घी सोल्ड एट द रेट 20 पर kg। तो मैं इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर सकती हूँ। किस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे बाय रमेश एंड कंपनी। क्या लिखेंगे, बाय रमेश एंड कंपनी एंड ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स। कितनी क्वांटिटी सेल्स हो रही है, 7500 एंड अमाउंट क्या है, 20 रुपीज। तो क्या आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कितनी अमाउंट पर कितनी सेल्स हो रही है। कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 1,50,000 रुपीज। कितना आ रहा है, 1,50,000 रुपीज। सेल्स की अमाउंट को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा अकाउंट बनता जा रहा है मुझे कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि कुछ चीजें मेरी यहाँ पर सेम भी है। अगर मुझसे नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस में गड़बड़ हुई तो मेरी कुछ चीजें ठीक भी होने वाली है, तो बिल्कुल डीमोटिवेट यहाँ पर नहीं होना। अब द थिंग इज, क्वेश्चन ने मुझे कहा कि कमीशन भी देनी है। कितनी कमीशन देनी है, 4.5%। एंड कमीशन किस पर दी जाती है, कमीशन दी जाती है सेल्स पर। किस पर दी जाती है, सेल्स पर। तो जल्दी से सेल्स की कमीशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1,50,000 का 4.5 कैलकुलेट करेंगे। 4.5 व्हाट,
परसेंटेज, यानी कि कमीशन कितनी आएगी 6750। कितनी कमीशन आएगी 6750। यहां पर लिख दिया। कमीशन देनी किसको है, रमेश एंड कंपनी को, इसीलिए यहां पर लिखेंगे टू रमेश एंड कंपनी। क्या लिखेंगे, टू रमेश एंड कंपनी एंड दिस विल बी योर कमीशन। पॉइंट क्लियर है। अब आगे हमें चीजों को देखना है, चीजें क्या रहने वाली है। मैंने हर एक चीज को तो यहां फिल कर लिया, 2-3 चीजें रह गई हैं, एक नॉर्मल लॉस वाली, एक एबनॉर्मल लॉस वाली एंड तीसरी चीज यहां पर कौन सी रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। अब यहां पर क्वेश्चन ने कहा है 250 केजीज लॉस हुए हैं लीकेज की वजह से एंड 250 केजीज जो लॉस हुए वो एक्सीडेंट की वजह से हुए हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है 250 केजीज एंड एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है 250 केजीज। क्वेश्चन ने मुझे खुद ही बोल करके बताया है। कैसे बोलकर बताया, ये रहा 250 केजीज ऑफ गी वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, रास्ते में डिस्ट्रॉय हुआ 250 केजीज का एंड 250 केजीज लीकेज की वजह से आप लोगों को यानी कि कंसाइनी को कम रिसीव हुई है। अब मुझे यहाँ पर इसी की अकाउंटिंग को करना है कंप्लीट। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग करना सिखा रही हूँ, जहां पर हम लोग नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट पहले करेंगे। ध्यान से समझना, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट को निकालना है एंड टोटल कॉस्ट में किस हिसाब से निकालूंगी ध्यान समझना। अगर आप लोग ये लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला है जो वेजिटेबल ऑयल कंपनी है इन्होंने अपना जो प्राइस है वो 3 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है। क्या कर रखा है, 3 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस है वो 15 नहीं वो 12 होगा जब भी आप लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। 15 आपका इनवॉइस प्राइस हो सकता है लेकिन 12 यानी कि 3 रुपए वो खुद बोलकर बता रहे हैं, आप लोगों ने ज्यादा लिखे हुए हैं, तो यानी कि 3 रुपए कम करके अपनी कॉस्ट को निकालो। यानी कि अब जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मैं 12 रुपीज पर केजी के हिसाब से करूंगी। अब वर्किंग नोट में मेरे साथ चलेंगे ताकि वहां पर मैं आप लोगों को सिखा सकूं कि किस तरीके से यहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट के अंदर। यहां पर मैं हेडिंग डाल रही हूं वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉस। वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल लॉस। सबसे पहला काम क्या होता है, मुझे निकालनी होती है टोटल कॉस्ट। क्या निकालनी होती है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आपकी क्वांटिटी कितनी है 10,000। प्राइस क्या रखने वाले हैं, क्या मैं 15 रखने वाली हूं, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला कि यहां पर आप लोगों के 3 रुपए ज्यादा लिखे हुए हैं, तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई किससे करने वाली हूं 12 से। तो यानी कि क्या कॉस्ट है आप लोगों की 1,20,000 रुपीज। क्या कॉस्ट है 1,20,000 रुपीज। एंड उसके बाद अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, यानी कि यहां पर ऐड किए जाएंगे कंसाइनर के खर्चे। कंसाइनर्स एक्सपेंस को ऐड करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को यहीं पर क्लियर करना चाहती हूँ कि यहां पर कंसाइनी के खर्चे में ऐड नहीं करने वाली हूं क्योंकि लीकेज रास्ते में हुई है। कहां हुई है, रास्ते में हुई है, इसीलिए यहां पर सिर्फ कंसाइनर के ही खर्चों को ऐड ऑन किया जाएगा। कंसाइनर के कितने खर्चे हैं, कंसाइनर ने 10,000 रुपए पे किए, इसीलिए यहां पर हम लोग 10,000 को कर देंगे ऐड। सो टोटल कॉस्ट विल बी 1,30,000 रुपीज। टोटल कॉस्ट क्या रहने वाली है 1,30,000 रुपीज। दिस इज द टोटल कॉस्ट। क्या मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी थी, नहीं, मुझे नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालनी थी। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट मतलब ये जो 1,30,000 रुपीज हैं ये कितनी क्वांटिटी के हैं, आप लोग आंसर करेंगे। ये आप लोगों की कितनी क्वांटिटी के कॉस्ट है। अभी पीछे जब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था क्वांटिटी आप यहां पर नीचे कौन सी लिखते हैं, आपकी टोटल क्वांटिटी में से नॉर्मल लॉस वाली क्वांटिटी को कर देते हैं माइनस। टोटल क्वांटिटी कितनी है आप लोगों की 10,000, उसमें से आप लोगों का नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, नॉर्मल लॉस कितना हुआ है यहाँ पर आप लोगों का, इट विल बी 250। क्वांटिटी का लॉस हुआ है इसीलिए नीचे जो मैं क्वांटिटी लिखने वाली हूँ इट विल बी 9750। कितनी क्वांटिटी लिखने वाली हूँ 9750। यानी कि मैंने क्या किया, ये जो मेरी 1,30,000 कॉस्ट आई है ये कितनी क्वांटिटी की है 10,000 की नहीं है क्योंकि नॉर्मल लॉस को मुझे माइनस करना है। कितनी क्वांटिटी की है 9750 की, लेकिन मुझे कितनी क्वांटिटी का निकालना है, जितने का मुझे लॉस हुआ है एंड लॉस कितने का हुआ है 250 क्वांटिटी का। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर 250 क्वांटिटी का 250 केजीज का अगर आपका लॉस हुआ है तो उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, इट विल बी 3333। क्या कॉस्ट आएगी, इट विल बी यहाँ पर देखेंगे 3333। पॉइंट क्लियर है। जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो मेरा नॉर्मल लॉस होगा उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्या बोला था मैंने आपको, जो मेरा नॉर्मल लॉस होगा उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। यहां पर मैंने आपको
वो कैलकुलेशन किस लिए कराई है, अभी आप लोगों को चीजें समझ आने वाली है। क्या हुआ था, मैं अपना क्वेश्चन रीड करती, बिल्कुल स्टार्टिंग से आ जाते, मैं मेरा क्वेश्चन रीड करी थी, उसमें से जो जो चीजें मुझे करनी आती थी हर एक चीज में उसमें फिट करके बैठ गई। अब मेरे पास एट द एंड 3 ही चीजें करने के लिए बची थी, एक नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस एंड एक क्लोजिंग स्टॉक। 3 ही चीजें वहां पर मेरे पास करने के लिए बची थी। तो मैंने क्या सोचा, वीडियो में मुझे पहले नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग करनी सिखाई थी, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग को करना स्टार्ट कर दिया। कैसे कि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी मैंने यहां पर टोटल कॉस्ट उठाई एंड टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से। कौन सी क्वांटिटी से, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को भेजने के बाद जो क्वांटिटी बची उससे डिवाइड करके एंड जितनी क्वांटिटी की कॉस्टिंग चाहिए उसको यहां पर नोट डाउन कर लिया। बट होता क्या है, मुझे एकदम माइंड में याद आया कि मैम ने मना किया था कि नॉर्मल लॉस की तो हम लोग कोई एंट्री करते ही नहीं है, उसकी कोई अकाउंटिंग होती ही नहीं है। तो यानी कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये तो हो गया मेरा वेस्ट, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग मुझे करनी ही नहीं थी। बिल्कुल गलत हो आप, यहाँ पर आप लोगों ने वेस्ट नहीं किया, कैलकुलेट तो करना था, बस रिकॉर्ड नहीं करना था। रिकॉर्ड क्यों नहीं करना था, अभी चीजें समझ आ जाएंगी। आप लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग नहीं करते हैं बट एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग हम लोग जरूर करते हैं। एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग कैसे होती है, सेम उसी तरीके से। किस तरीके से, टोटल कॉस्ट को ऊपर लिखेंगे एंड इस कॉस्ट के अंदर भी मैं कंसाइनी के खर्चों को ऐड नहीं करती, क्योंकि जो मेरा लॉस हुआ है वो एक्सीडेंट से हुआ है एंड वो लॉस भी मेरा रास्ते में ही हुआ है। पॉइंट क्लियर है, कंसाइनी के खर्चे ऐड नहीं होंगे। तो अब अगर मैं बोलूं कि सेम ही कैलकुलेशन आपकी एबनॉर्मल लॉस की भी है, कैसे, टोटल कॉस्ट मैंने लिखी, उसके बाद डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से। क्वांटिटी कौन सी पिक करनी है, क्वांटिटी मैंने वो लिखनी है जो क्वांटिटी नॉर्मल लॉस को हटाने के बाद बचेगी। चाहे आप नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर रहे हैं चाहे एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्वांटिटी में से हमेशा नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को माइनस करना है एंड मल्टीप्लाई उस क्वांटिटी से करेंगे जो क्वांटिटी आपकी एबनॉर्मल लॉस की है। तो यहां पर बाय चांस की बात है, एबनॉर्मल लॉस भी आपका 250 का ही हुआ था, इसीलिए यहां पर मेरे जो आंसर है, मेरी जो कैलकुलेशन है वो सेम ही थी एंड यहां पर हम लोग अमाउंट फिल कर देंगे 3333 रुपीज। जाकर अपने अकाउंट के अंदर इसको फिल करके आते हैं 3333, यहां पर हम लोग करेंगे 3333 एंड इसको लिखना कैसे है, बाय लॉस बाय एक्सीडेंट। कैसे लिखना है, बाय लॉस बाय एक्सीडेंट, या फिर आप लोग लिख सकते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर आप लोगों को अभी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़वाया था कि कंसाइनर ने 3 रुपीज एक्स्ट्रा लिख रखे हैं। 3 रुपए क्या कर रखे हैं, एक्स्ट्रा कर रखे हैं, एक्स्ट्रा लिख रखे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3-3 रुपए का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इन्होंने 15-15 रुपए लिख रखे हैं जबकि 12-12 रुपए इनकी कॉस्टिंग थी, तो 3-3 रुपए मुझे निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालूंगी, यहां पर इसका प्रॉफिट मैं इस साइड निकाल रही हूं, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या करेंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। अब क्वांटिटी कितनी है, 10,000 ही है, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 3 से, तो 10,000 मल्टीप्लाई 3 विल बी 30,000 रुपीज। क्लियर है, सिंपल लगा या फिर नहीं, क्या था, क्वांटिटी मेरी 10,000 थी, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 रुपीज का इन्होंने प्रॉफिट एड ऑन कर रखा है, इसीलिए यहां पर लिख दिया 30,000 रुपीज। अब मुझे याद आ रहा है मैं इसके बाद मेरे क्लोजिंग स्टॉक से भी प्रॉफिट को निकालती थी, तो उसके लिए पहले मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना भी पड़ेगा, उसको मैं लिखूंगी बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एंड ये आप लोगों को मिलेगा वर्किंग नोट के अंदर। अब जल्दी से चलते हैं हमारे वर्किंग नोट के अंदर एंड वहां पर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन यानी कि वैल्यूएशन करेंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक की। यहां पर मैं हेडिंग लिख रही हूं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन के लिए कैसे करना है, सबसे पहले मुझे यहां पर पता होना चाहिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 10,000, इसमें से आपकी 250 क्वांटिटी नॉर्मल लॉस की निकल गई एंड 250 क्वांटिटी एबनॉर्मल लॉस की निकल गई एंड उसमें से आपने कुछ सेल्स भी की है। सेल्स कितने की है, क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है कि आप लोगों ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, 7500 केजीज। इसको जाकर के मैं एज इट इज वहां पर लिख दूंगी 7500 केजीज। अब आप
आप लोगों को बताना है यहाँ पर आप लोगों के पास कितनी क्वांटिटी बचती है। यहाँ पर क्लोजिंग क्वांटिटी बचती है मेरे पास 2000। कितनी क्वांटिटी बचती है? 2000 केजीज आप लोगों की क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है। पॉइंट क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इस क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन निकालनी है। किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है? सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट कैसे लिखेंगे? आप लोगों की टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी? 10,000 मल्टीप्लाई 15, यानी कि कॉस्ट है 1,50,000। इसमें आपको ऐड करने हैं कंसाइनर के खर्चे। क्या ऐड करने हैं? कंसाइनर के खर्चे। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? कंसाइनर ने पे किए हैं यहाँ पर 10,000 रुपीज। कितने पे किए हैं? 10,000 रुपीज प्लस क्लोजिंग स्टॉक की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंसाइनी के खर्चे भी ऐड होंगे। कंसाइनी के खर्चे ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा कंसाइनी, क्या किया यहाँ पर? कंसाइनी के खर्चे भी ऐड किए। मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कंसाइनी का क्या कोई ऐसा खर्चा है जिसको मैं यहाँ पर ऐड कर पाऊंगी? क्या कंसाइनी ने कोई ऐसा खर्चा पे किया है जो गोडाउन तक पहुंचने से पहले किया गया हो? तो मैं आ गई रेंट ऑफ गोडाउन। गोडाउन पहुंचने के बाद किया जाता है, वेजेस भी गोडाउन पहुंचने के बाद किए जाते हैं, एंड एडवर्टीजमेंट भी गोडाउन पहुंचने के बाद की जाती है। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है जो कंसाइनी ने गोडाउन में पहुंचने से पहले खर्चा किया हो। तो वापस वर्किंग नोट के अंदर जाऊंगी एंड कंसाइनी का यहाँ पर मेरे पास कोई खर्चा नहीं है, इसीलिए ब्लैंक कर दिया। एंड टोटल कॉस्ट है आप लोगों की यहाँ पर 1,60,000 रुपीज। टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? 1,60,000 रुपीज। बट द थिंग इज 1,60,000 तो टोटल क्वांटिटी की है। कितने की है? 1,60,000 तो टोटल क्वांटिटी की है। एंड टोटल क्वांटिटी कितनी है? हमेशा टोटल क्वांटिटी में से नॉर्मल लॉस को माइनस करके ही लिखेंगे। टोटल क्वांटिटी में जब भी पूछूं एंड क्वेश्चन में आपके नॉर्मल लॉस हुआ है तो आप लोग टोटल क्वांटिटी टोटल नहीं लिखेंगे, उस टोटल में से नॉर्मल लॉस को माइनस करके लिखेंगे। टोटल 10,000 थी, 250 का नॉर्मल लॉस हुआ, तो आपकी क्वांटिटी कितनी बचती है? 9750। कितनी बचती है? 9750। मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचता है। क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 2000 क्वांटिटी का। यहां पर आप लोगों के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी? 32821। क्या वैल्यू आएगी? 32821। पॉइंट क्लियर है? कैलकुलेट करने के बाद यहां पर आ जाएगी आप लोगों की वैल्यू 32821। जाकर इसको अपने अकाउंट के अंदर फिल कर देते हैं 32821। पॉइंट क्लियर है? यहां पर मैंने फिल कर दिया 32821। अब द थिंग इज इस क्लोजिंग स्टॉक में से मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने प्रॉफिट को अलग करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को यहां पर किस तरीके से अलग किया जाता है? यहां पर हम लोग नोट डाउन करेंगे टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। क्या करेंगे? टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। अब किस तरीके से प्रॉफिट अलग होगा ध्यान से समझना। क्या जब भी मुझे स्टॉक सस्पेंस निकालना होता है तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। एंड टोटल प्रॉफिट यहां पर क्या मेरे पास है? यस। कितना है टोटल प्रॉफिट? 30,000 रुपीज का। एंड ये जो 30,000 रुपीज का है ये टोटल क्वांटिटी का है। कितने का है ये? 30,000 टोटल क्वांटिटी का है। मैं यहां पर आप लोगों को करके बता रही हूं, जब भी स्टॉक सस्पेंस निकालना हो वहां पर आपके पास क्या होना चाहिए? टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट मैंने निकाल रखा है 30,000 रुपीज, तो मैंने लिख दिया 30,000 रुपीज। बट द थिंग इज ये जो 30,000 है ये टोटल क्वांटिटी का है। एंड अगेन माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज व्हाट इज योर टोटल क्वांटिटी? आपकी टोटल क्वांटिटी क्या है? अगेन यहां पर आप लोग मिस्टेक करेंगे, दोबारा 10,000 ही बोलेंगे। मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि जब भी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है तो टोटल क्वांटिटी आपकी टोटल रहती ही नहीं है। टोटल क्वांटिटी क्या बचती है? जो भी क्वांटिटी है उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस करके आपको हर बार टोटल क्वांटिटी बतानी है। तो टोटल क्वांटिटी थी 10,000 की, उसमें से 250 माइनस कर दो, यानी कि ये है आपके 9750 का। इसमें से अपनी जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कर लो। क्लोजिंग स्टॉक थी 2000 की, यहां से आपका प्रॉफिट अलग हो जाएगा एंड योर अमाउंट विल बी 6154। इसी के साथ यहां पर मैंने मेरे अकाउंट के अंदर हर एक चीज को पोस्ट कर दिया। आधा क्वेश्चन मेरा सिमिलर था, उसके बाद मैंने नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी देखी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन की एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की। हर एक चीज से प्रॉफिट अलग अलग किया एंड दैट्स इट। यहां पर अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। लास्ट काम बचता है जहां पर मुझे अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है। टोटल बताएंगे दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है। इट विल बी 216,154 216,154, दोनों साइड इसी टोटल को लिख देंगे 216,154
4 पॉइंट ले रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं। जो मेरी बैलेंसिंग फिगर होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली जाती है एंड माय बैलेंसिंग फिगर इज 41250। क्या आ रही है? 41250। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने हमारा इक्वेशन कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर नॉर्मल लॉस भी कवर्ड था एंड एबनॉर्मल लॉस भी कवर्ड था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हम लोगों को कुछ अकाउंट्स और बनाने हैं, लाइक मुझे रमेश एंड कंपनी का अकाउंट बनाना है। तो किस तरीके से मैं कंसाइनमेंट अकाउंट की हेल्प से ही अपने बाकी सारे अकाउंट्स बना सकती हूँ? बहुत ईजी है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है। अगर लाइक मुझे रमेश एंड कंपनी का अकाउंट बनाना है तो मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर सिर्फ रमेश एंड कंपनी का नाम ही ढूंढना है एंड जैसे ही मुझे नाम मिलेगा मैं उसके अपोजिट साइड यानी कि रमेश एंड कंपनी के अपोजिट साइड में इन चीजों को लिखती रहूंगी एंड नाम लिखती रहूंगी कंसाइनमेंट अकाउंट का। इस तरीके से आपके बाकी के अकाउंट्स बन करके रेडी हो जाएंगे। उस चीज की यहाँ पर टेंशन नहीं है क्योंकि ये चीजें आपको आती है। मेन चीज यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर आप लोगों को एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट सिखानी थी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ आए किस तरीके से मैंने यहाँ पर नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग को किया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इजी सा कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अब द थिंग इज आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीन पर एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को खुद से करनी है। सेम वही नॉर्मल लॉस की कहानी है, सेम वही एबनॉर्मल लॉस की कहानी है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे एंड यहाँ पर आप लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट का आपका क्या आंसर आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही क्वेश्चन करते टाइम आप लोग जो भी डाउट फेस करें कमेंट डाउन करके आप लोग आपके डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर डीएम करके सॉल्यूशन भी मांग सकते हैं ताकि सॉल्यूशन से आप लोगों को थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती रहे कि यहाँ पर अकाउंटिंग को किस तरीके से किया गया है। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग को करना सीखा है। हर एक चीज की अकाउंटिंग आप लोगों को क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़े इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पर जाकर आपके नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 4 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं एंड साथ ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ रहे हैं, चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर नहीं, आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।